हेलो। हेलो। जी सर, आ रही सर। फॉर एग्जांपल कश्मीर है। अब कश्मीर में कुछ गड़बड़ी चल रही, समझो कुछ गड़बड़ चल रहे। तो उधर के घर छोड़ के आप दूसरे कंट्री है, दूसरे अपने कंट्री में दूसरे स्टेट्स में आ गए, तो क्या बोलेंगे उसको आप? अपने नॉन कंट्री में रहते डिस्प्लेसमेंट। हुए अपने कंट्री में रहते हुए लेकिन अपना घर छोड़ दिए, दूसरे स्टेट में चले गए आप, लेकिन अपने जगह में नहीं रह रहे। स्टेट बदल दी। उसको बोलते हैं आप, अपने इलाके में छे लेकिन अपनी गली में नहीं रह रहे आप। उसको बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर ये जो माइग्रेशन बोल के अब चल रहा है ना सर, करेंटली मतलब इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए ना, कुछ थोड़ा मेरे को के लिए। प्रोसेस के लिए ये जो माइग्रेशन में चल रहा है ना सर, अब जैसा बांग्लादेश की माइग्रेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसा माइग्रेशन जो बोलते हैं माइग्रेट होके जो इंडिया में आके रह गए, या फिर कोई दूसरे स्टेट से, मतलब जैसा बांग्लादेश है, वो तो यहाँ के इंडिया में रह जाते। वो पूरा लेक्चर है, वो अभी वक्त इजाजत नहीं देता अपने को समझाने के वास्ते। एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं ना सर, एजुकेट, फिर इकोनॉमिक से रिलेटेड जगह चेंज सकते। देखो भाई, आप लीगली कोई कंट्री में एंटर कर रहे हैं आप, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन कर सकते। लीगली आप एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। और जो जा रहे हैं उसको बोलते हैं माइग्रेंट्स। समझ में आ गया? जी सर। इससे तो और कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not included in the term Hindu as per the Hindu Marriage Act 1955? हिंदू नहीं है? कौन हिंदू नहीं है? सिख नहीं है ना Who- सर हिंदू? नहीं, अपने पास एक कानून है, वो कानून का नाम है हिंदू हिंदूज मैरिज मैरिज एक्ट 19। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है। इसके लिहाज से हिंदूज फॉलोअर्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ हिंदू डाइटी, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स आर हिंदूस ओनली, आर कंसिडर्ड एज हिंदूस। सो कौन सा कानून है अपने पास? Hindu Marriage Act 1955. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से हिंदू कौन है? हिंदू के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? हिंदू, बुद्धिस्ट, सिक्स एंड जैन्स। कौन कौन आई है हिंदू में? हिंदू, बुद्ध, जैन। ये सब Six. कौन है? एंड इवन सिक्स आर कंसिडर्ड एज हिंदूस हिंदू ओनली एज पर द लॉ। तो कौन सा ऑप्शन है जो हिंदूस नहीं है? पारसी है सर, पारसी। पारसीस आर नॉट कंसिडर्ड एज हिंदूस। इन लोगों का अलग मजहब है पूरा। मजहब है सर। क्लियर है पॉइंट? सो हिंदू बम्मन कौन नहीं ईरानी है? पारसी। सो हिंदू कौन नहीं है?
पारसी नहीं है Parsi. सर, एक्ट अकॉर्डिंग। क्या सिक्स हिंदूज में कंसिडर होता? Yes. Yes. क्या बुद्धिस्ट होता होते? सर, हिंदू। जी Yes. सर। क्या जैन्स होते? Yes. जी सर। ठीक है। फिर ठीक कौन है, से कानून में आप पारसी? उन लोगों का अलग कानून है, पारसी एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Day on which we made constitution, Dr. Lord. कानून दिवस बोलते, The day on which प्रियम्बल। Indian Constitution was प्रियम्बल में कौन पढ़ना सी था। डेट है? नवंबर कौन सी नवंबर? 1970। 26 नवंबर 1949 डेट मेंशन है। जी ठीक है। सर। अब 26 नवंबर को पहले कौन सा कानून दिवस बोल के मनाते थे? लॉ डे। ठीक है। अब लॉर्ड है सर। करेंटली वी कॉल इट एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है। लास्ट टाइम वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। 26 जनवरी। फ्लैग डे कुछ भी नहीं रहता, टाइम पास का है। वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25। 25 जनवरी को नेशनल Jan. वोटर्स डे। रिपब्लिक डे एक दिन ट्वेंटी पहले। सिक्स जनवरी और जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर। जी सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। was made by a person charged with commission of a crime, acknowledging his guilty is acceptance, वॉलंटरी स्टेटमेंट मेड बाय जज। confession. Sir. सो वॉलंटरी स्टेटमेंट, वॉलंटरी माने खुद से, किसी के दबाव में आके नहीं दे रहे आप स्टेटमेंट। वॉलंटरी स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। खुद से जो अगर आप, दबाव में नहीं आ रहा तो कंसेंट आता है सर, कंसेंट। खुद से जो आप एक स्टेटमेंट देते, आप खुद कोई एक ऑफेंस करे बोल के अपना गुनाह कन्फेशन। कबूल करते हुए उसको क्या बोलते हैं? कन्फेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सो रीड द आ क्वेश्चन गया वंस सर, अगेन। किसी के सामने। और प्लीज वॉलंटरी। रीड द स्टेटमेंट वंस अगेन। हेलो। A voluntary statement made by a person charged with the commission of a crime, acknowledging his guilty is confession. सो कन्फेशन। तो मतलब क्या है? जो आप खुद से स्टेटमेंट दे रहे, अपना गुनाह कबूल करते हुए, उसको क्या बोलेंगे आप? कन्फेशन। सिर्फ वॉलेंटरी का मतलब? खुद से, किसी के दबाव में आके नहीं, ओके। किसी को दूसरों को बचाने के वास्ते नहीं, कोई दूसरों का गुनाह अपने सर पे नहीं ले रहे आप। ओके। तो अपने होशो हवास में। ठीक है। एक चीज याद रखो, कन्फेशन मेड टू अ police officer is not is not admissible in court of law.
पुलिस वालों के सामने जो आप कन्फेशन देते, जो अपना गुनाह कबूल करते, वो कोर्ट में वैलिड नहीं रहता, याद रखिए। क्योंकि वो दबाव में भी बोला गया वर्ड हो सकता है सर, वो मार वॉल के डर को भी बोला गया। वो वॉलंटरी नहीं हो सकता। कन्फेशन मेड इन फ्रंट ऑफ अ जज और मैजिस्ट्रेट इज ओके सर। एडमिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो आप स्टेटमेंट पुलिस वाले को दे रहे, जो किसी के दबाव में दे रहे, वो वैलिड नहीं रहता कोर्ट ऑफ लॉ के आंखों में, नजर में। लेकिन वही स्टेटमेंट अगर आप जज के सामने बोल दिए, कबूल कर लिए, अपने गुनाह कबूल कर लिए, तो वो वैलिड रहता, उसके बेस पे आपको सजा दे सकते। ठीक है, समझ में आ रहा? जी सर। ओके, कोई डाउट है इसमें? सर ये कंसेंट जो फॉर्म, मतलब फ्यूचर में अगर कुछ होने वाला है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, इसका मतलब है कंसेंट ना कंसेंट फॉर्म का। कंसेंट का मतलब है रजामंदी, आपका परमिशन, जी। विथ योर प्राइम आपकी, परमिशन। हाँ आपकी इजाजत से कर रहे बस, इससे ज्यादा और कुछ भी हैं। नहीं है उसमें। सर एडमिसेबल मतलब कंसीडर। कंसिडर्ड, एडमिशन माने कोर्ट ऑफ लॉ एडमिसेबल यानी। एक्सेप्ट, इन एडमिसेबल माने कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज। एडमिसेबल का मतलब कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट करता। ओके। अगर एडमिसेबल है, इसका मतलब क्या है, उसके बेस पर आपको सजा हो सकती। इन एडमिसेबल का मतलब उसके बेस पे आपको, आपके ऊपर कोई केस ही नहीं चल सकता। ठीक है। ओके। और अगर आप, और है तो कन्फेशन, ये भी याद रख लो। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर is under section 161 CRPC। 161 कौन से सेक्शन के अंडर आप कन्फेशन बोलते हैं पुलिस वाले को? under section 161 of CRPC. अगर वही अगर पूछे, बीएनएसएस में पूछे, तो क्या बोलेंगे? the same thing is सीआरपी। being same thing is asked in terms of BNSS। so कौन सा सेक्शन रहेगा? 180 BNSS। ठीक है। लेकिन आज भी वी आर यूजिंग सेक्शन 61 सीआरपीसी। बीएनएसएस में क्या सेक्शन है? 180। 180। ठीक है। 180. ये पुलिस वाले को देते सो, तो पुलिस वाले कौन से सेक्शन के अंडर आप देते अपना स्टेटमेंट, कन्फेशन? 161, 81 Under बीएनएस। 181 of CRPC and 180 of BNSS. अगर वही चीज आप क्या बोलते हैं, अगर मजिस्ट्रेट को दे रहे, तो कन्फेशन टू अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को दे रहे तो सर ये एडमिसेबल रहेगा सर। कन्फेशन टू पुलिस इज 161 सीआरपीसी, और 181 164 of CRPC. इफ यू आर गोइंग द स्टेटमेंट टू पुलिस, तो इट इज 180 161 181। सीआरपीसी और 180 बीएनएसएस। और अगर आप मजिस्ट्रेट को दे रहे, तो 164 सीआरपीसी एंड 183 बीएनएसएस। ठीक है।
समझ में आ रहा? पुलिस तो 61। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, सो क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? The term of The copyright term for of government copyright work for is government was 20 years. क्वेश्चन क्या पूछा? क्या पूछा ना क्वेश्चन? The term of copyright for government was copyright. कॉपीराइट गवर्नमेंट में वर्क करता है कितने सालों का? माने कॉपीराइट फॉर गवर्नमेंट वर्क इज कितना? 60 साल। 60 years। कॉपीराइट फॉर गवर्नमेंट वर्क इज 60 years। पेटेंट अगर पूछा उन्हें, पेटेंट फॉर प्राइवेट पर्सन, 20 सर years। कॉपीराइट फॉर गवर्नमेंट वर्क क्या होता है? माने आप फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट बने, गवर्नमेंट जॉब लग गई आपको, फॉर एग्जाम्पल आप एक जी गवर्नमेंट टीचर है, यू आर ए गवर्नमेंट टीचर, आप जी एक नोट्स बनाए अपने, जी। तो उसको कोई चीट वो कर। काम आपका है या आपके गवर्नमेंट का है? मेरा है। आपको सैलरी कौन दे रहा बनाने के वास्ते? गवर्नमेंट। 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 तो आप बना के क्या करते? गवर्नमेंट को दे देते। तो गवर्नमेंट का ओके हक है उस पे आप कॉपियां बना लेके आगे बढ़ा देना। कब तक है? ओके। 20 60 साल साल तक तक। है। 20 years। 60 साल। सॉरी अच्छा। 60। 60 years हाँ, के फॉर बाद, गवर्नमेंट 60 years। 60 साल के बाद आप उसको जाके क्लेम कर सकती है, ये काम मेरा है, मेरे को दियो बोल के, जब तक जिंदा रहे तो। सर ऐसे ही अपने रिसर्च के डिसर्टेशन पे भी चेक करते रहते हैं ना सर, कॉपीराइट है नहीं है, अगर आप रेफरेंसेस दिए तो ठीक है, नहीं तो कोई आके क्लेम भी कर सकता कहते हैं ना सर। इसको बोलते हैं प्लेगरिज्म चेक बोलते हैं, इस कॉल्ड एज प्लेगरिज्म चेक, जब रिसर्च करते हो। जी सर। तो, तो कॉपीराइट फॉर गवर्नमेंट कितने साल है? 60 years सर। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता? 20 years. 20 years के साथ। 20 years सर। पेटेंट्स अगर है 20 साल, गवर्नमेंट का कॉपी है, कॉपीराइट है, तो कितने साल? 60। 60 साल। समझ में आ गया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल इंटरनेशनल एप्लीकेबल लॉ टू द क्या है? इंटरनेशनल लॉ, प्लीज रीड द बॉडी नोट। ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। क्या है इंटरनेशनल लॉ? पढ़ रहे तो पूरा। Body of rules and body of rules and principles of action which are binding upon civilized state in their relation with each other। सर ये वाला एक वर्ड अवेसी सर भी यूज किए थे कि ये जो इजराइल पे धमाका हुआ तो ये इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट है करके। उसी को बोलते हैं ना। इंटरनेशनल लॉ क्या है? बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन वेयर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट्स इन देयर रिलेशन विथ ईच अदर। मतलब है, ईरान है, अमेरिका है और इसराइल है। अब इन्होंने क्या है? स्टेट्स है, इधर स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज का आ रहा है, इधर विथ कैपिटल एस। वेनेवर जब आप स्टेट देखे विथ कैपिटल एस, तो इसका मतलब है कंट्री।
समझ में आ रहा? अच्छा। अगर कभी भी कैपिटल एस है, जी सर। विद कैपिटल कैप्स में है, तो इसका मतलब क्या है? कंट्री का मतलब आता है। क्या मतलब आता? कंट्री। कंट्री का मतलब आता। सो जो कंट्री कंट्री के बीच में कंट्री। जो लॉ रहता, तो कौन सा लॉ रहता वो? इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ। बेस्ट एग्जांपल है यूएनओ में जितने भी कंट्रीज है ना, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल लॉ। ठीक है? जी यस और सर। नो? सो इंटरनेशनल लॉ इज यस सर। बॉडी rules and principles of action Body of rules and principles which are binding upon civilized state in their relation with each other. that is known as international law. ये क्वेश्चन आ सकता, जो अब कौन से कंट्री के वॉर चल रहा? इसराइल और ईरान और यूएसए। ईरान, इसराइल, एंड यूएसए। यूएसए इज ए वायलेशन ऑफ विच लॉ? वायलेशन इंटरनेशनल लॉ। तो वही पलटा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, जो वॉर्स बिटवीन एनी टू कंट्रीज इज ए वायलेशन ऑफ विच लॉ? इंटरनेशनल लॉ। समझ में आ रहा है? तो डाउट है इसमें? तो जी दो सर। तीन लोगों दो तीन कंट्रीज के बीच में वॉयलेशन होने को इंटरनेशनल लॉ बोलते सर। हाँ। दो में भी हो सकता, तीन में भी हो अगर सकता देखो, है, या मोर देन। अगर तेलंगाना आंध्रा लड़ लिए तो म्युनिसिपल लॉ है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, इंटरनली हो रहा हो। ओके। अगर आप बाहर के हम्म। और जब कंट्री से भी कंट्रीज के बीच में हो रहा। ओके। उसको क्या बोलते हैं आप? इंटरनेशनल लॉ बोलते इंटरनेशनल लॉ। हैं। इंटरनेशनल लेवल पे चलेगा ना बात वो। जी सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट जुडिस? सब जुडिस। क्या है सब जुडिस का मतलब? केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो इतना अच्छा और कुछ भी नहीं। सब जुडिस का मतलब? केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। और ये कौन से कानून में दिया हुआ है सब जुडिस? अंडर सेक्शन 10 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो सब जुडिस का मतलब है? केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। और कौन से सेक्शन के कौन से कानून में है? अंडर सेक्शन 10 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सिमिलर एक और एक क्वेश्चन आता है आपको, रेस जुडी काटा बोलते हैं। इसमें कौन सा है? अंडर सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908। रेस जुडी काटा का मतलब क्या है? केस ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। फिर व्हाट सर इज रेस जुडी मैग्ना काटा? कार्टा भी। अच्छा। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ Res इसके लिए? judicata case already decided by the court under section 11 of Code of Civil Procedure 908 1908। तो सब जुडिस कौन से सेक्शन में है? Sub judice under section 10 रेस जुडी काटा कौन से सेक्शन में है? 11। मतलब क्या है रेस जुडी काटा का? Res judicata already case decided by the court। तो ये क्वेश्चन आपको आते, सर और एक डाउट, ये मैग्ना कार्टा भी है ना सर? ये वो क्या है अलग सर? है, वो अलग है, बाद में समझाता हूँ।
इट्स नॉट रिलेटेड ठीक टू, है। अलग मीनिंग आता है उसका। एक वर्ड आता, रेस जो को कहते हैं, रेस गेस्टे, सिमिलर मीनिंग है। और एक वर्ड क्या है, रेजिस्ट्रेट। रेस जेस्टे, रेजिस्ट्रेट मतलब थिंग्स डन। केस। गिवन अंडर सेक्शन केस डन 6, इन सुनो सुनो पहले, केस डन इन कोर्ट ना सर। रेजिस्ट थिंग्स डन, रेस जेस्टे का मतलब है थिंग्स डन, हो चुका है। जो हो गया। और 4 ऑफ से क्या है, Case completed, sir. केस हो गया, थिंग्स डन, काम केस हो गया। डन। काम खत्म हो गया। ठीक है, रेस जेस्टे का सिंपल मीनिंग है काम हो गया, वर्क इज डन। वर्क इज डन। वो एविडेंस में कौन से सेक्शन में आता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन से सेक्शन में आता। Section 6 under the Evidence Act and Section 4 under BSA. तो रेस जेस्टे का मतलब क्या है, वर्क इज डन। वर्क इज डन, थिंग्स डन। और एविडेंस में कौन से सेक्शन में है वो, Section 6. 6। बीएसए में कौन से सेक्शन में है, Section 4. सेक्शन नंबर 4। डन, समझ में आ गया। केस सब जुडिस का मतलब केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट। डीबी मीन्स एलिबाई, क्या बोलेंगे इसको, एलिबाई। एलिबाई का मतलब क्या है, ही वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर। एलिबाई। एलिबाई का मतलब है ही वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, माने, एल्सवेयर। माने जब वो चीज हुई तो वो टाइम पे जो भी एक्यूज है वो टाइम वो पे नहीं कहीं था, और था। वो कहीं हम्म। और था। ठीक है, अब क्लास चल रही थी, क्लास में तो नहीं था, मतलब वो एलिबाई है। जहां ऑफेंस हुआ, जहां ऑफेंस हुआ, जो टाइम पे ऑफेंस हुआ, वो टाइम पे वो ऑफेंस की साइट पे वो आदमी नहीं था, तो उसको क्या बोलते हैं आप, एलिबाई। एलिबाई। प्रेजेंट, प्रेजेंस वॉज ही प्रेजेंट वॉज एल्सवेयर। प्रेजेंट एल्सवेयर, माने दूसरी जगह। और गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सर 9। आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे सर प्राइवेट, क्योंकि हम मतलब उसके नोट्स बना ले रहे सर इसलिए। एक मिनट, ओ प्राइवेट कर दिए मैसेजेस। मैसेज नहीं आ रहे आपको, हाँ नहीं आ रहे एवरीवन। सर, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करके मैं मतलब नोट्स आ रख ले रहे रही हूँ। सर, एवरीवन ही है ना। अभी कौन सा मैसेज नहीं। आया, क्या? Alibi presents. अली भाई सर। हाँ अब आए सर, आए सर। एलिबाई प्रेजेंट एल्सवेयर अंडर सेक्शन 11 of the Evidence Act and एविडेंस एक्ट 9 of the BSA 2023। 2023।
ठीक है। एलिबाई का मतलब क्या है? The presence Present was elsewhere. elsewhere. प्रेजेंस वाज एल्सवेयर। इंग्लिश में मीनिंग Elsewhere. क्या था उसका? The presence of elsewhere. Pilgrim's कहीं alibi. कहीं और, He was present somewhere else. समवेयर एल्स। इधर तो नहीं था भाई वसुतेज, कहाँ भी होऊंगा, लेकिन Sir, what is एट the दैट। full form of BSA? क्या है फुल फॉर्म बीएसए का? भारत अधिनियम। भारतीय समिति। साक्ष्य अधिनियम। अधिनियम। भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभिन्न। वाह। ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Generally, within how many days the RTI application must be disposed of according to RTI Act? तो अगर आप 30 days. राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून से कोई भी चीज पूछे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कितने दिन के अंदर उसको रिप्लाई देना? 30 days के अंदर। 30 days. 30 डेज के अंदर। ठीक है, तो इतना अच्छा और कुछ भी नहीं है इसमें। तो 30 डेज के अंदर आप RTI जब है। आप एक लेटर भेजे क्वेश्चन पूछते हुए, वो आरटीआई ऑफिसर को इन्फॉ लेटर मिले जब से 30 दिन के अंदर आपको उसका जवाब आना। ठीक है, ये आपका लीगल राइट। डन। जी सर। यस सर। सर ऐसे ही अगर हम लोग रेजोल्यूशन डाले बल्दिया के अंदर, तो विद इन 15 days वो आना सर उसका। नहीं आया तो फिर से डाल सकते हैं। इसमें जैसे अभी आरटीआई के तहत आरटीआई फाइल कर रहे हैं ना सर। आरटीआई रेजोल्यूशन कहाँ से आया? आप एक आरटीआई एक्ट। आप एक सवाल पूछ रहे, रेजोल्यूशन नहीं है कुछ भी वो। आप एक सवाल पूछते हुए कोई भी गवर्नमेंट को पूछ रहे, चाहे जीएचएमसी रहने दो, चाहे बल्दिया रहने दो, कोई भी रहने दो, गवर्नमेंट का ऑफिस है। भाई मेरे को इंफॉर्मेशन दियो, वो इंफॉर्मेशन है नहीं है, दे सकते नहीं दे सकते, उसका जवाब आपको कितने दिन में आना? 30 days। 30 दिन। अगर आपको ऐसा जवाब आया कि भाई आपको ये नहीं दे सकते, या आपको जवाब ही नहीं आया, तो आप उसके ऊपर वाले ऑफिसर का नहीं अपील कर सकते कि ये तारीख को मैं ये अप्लाई करी थी, लेकिन मेरे को जवाब नहीं आया, तो कई जी। क्यों नहीं आया जवाब और क्यों नहीं दे रहे जवाब बोल के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर सही में आपको जवाब नहीं आया और ना बदमाशी करके नहीं दिए, तो उन लोगों के ऊपर फाइन लगता हो। ठीक है, हम्म। वो फाइन आपको देते पैसे। अगर आपके वक्त खराब हुआ, आपको कंपेंसेशन मिलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Amendment to criminal law after the Nirbhaya incident is based on the report submitted. फिर से पढ़िए क्वेश्चन। Amendment of criminal law after the Nirbhaya ऑफ, incident. देखिए जो After पेपर पे, वर्ड्स को चेंज मत करो, जो पेपर पे है वही पढ़ो। amendment to criminal law after the based on the report submitted by अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ बोल रहा हूँ। आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट, माने जो रेप के दिल्ली रेप केस का एक्सीडेंट हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली रेप केस, तो उसके बेस पे एक रिपोर्ट बनी। वो रिपोर्ट का नाम क्या है पूछ रहा हूँ।
जस्टिस वर्मा कमेटी। तो क्या है वो रिपोर्ट का सर, नाम? जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, सर, जस्टिस वर्मा कमेटी तो पहले से ही ना सर। क्या बोले? जस्टिस वर्मा कमेटी पहले ही ना, निर्भया केस से पहले ही ना। नहीं, निर्भया के अच्छा, बाद, बेस्ड ऑन हाँ। निर्भया के बाद जो कमेटी बनी, जो कानून में चेंजेस लाना बोल के जो कमेटी बनी, तो कमेटी का नाम क्या है? जस्टिस वर्मा कमेटी सर। जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, अब ये कब हुआ था निर्भया इंसिडेंट? 2013 में। 2012, दिल्ली गैंग रेप केस कब हुआ? 2012 दिल्ली गैंग रेप केस। मतलब निर्भया मर्डर जो इंसिडेंट हुआ ना सर, तो ये कमेटी की बेस पे इसमें चेंजेस लाए कानून, हैं क्या? कानून में चेंजेस लागू। अच्छा। ठीक है, सो जस्टिस वर्मा कमेटी क्यों बनी? ये माइनॉरिटीज के जस्टिस वर्मा कमेटी राइट्स क्यों के ऊपर। बनी? निर्भया केस के बाद में बनी सर, एक अमेंडमेंट लाया गया हाँ, बस उतना याद वो रखो। इंसिडेंट के बाद में। वेंकटाचल्या कमेटी क्यों बनी थी, पढ़ा है आपको? रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेंकटैया कमेटी। वेंकटाचल्या कमेटी बोलते हैं। सो जस्टिस वर्मा कमेटी क्यों बनी? निर्भया बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ बेस निर्भया बेस केस। निर्भया। जस्टिस वेंकटाचल्या कमेटी क्यों बनी थी? रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मालीमत कमेटी। पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, सो ये एक ही ऑप्शन है, दो भी। मालीमत कमेटी और क्रिमिनल लॉ का रिफॉर्म जो है ना, एक ही है, दो भी। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किए सर ना, वेंकटाचल्या। वेंकटाचल्या। वेंकटाचल्या कमेटी किस लिए बनी थी? Review of रिव्यू ऑफ working of वर्किंग the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो कितने क्वेश्चंस करे आज?